नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्री में हम पीएलसी बेस मशीन चलाते हैं। जैसे भी आपको ये पीएलसी दिखाई दे रही होगी, सीमेंस की पीएलसी है। ये किसी मशीन के अंदर हम पीएलसी लगाते हैं और इस पीएलसी से मशीन को रन करते हैं। अब इस पीएलसी से डायरेक्ट हम अपनी मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकते। हमें मशीन के अंदर जो वाल्व वगैरह ऑपरेट करनी है, जो मोटरें वगैरह ऑपरेट करनी है, जो भी हमें फंक्शन ऑपरेट करना है, उसके लिए हमें रिलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपसे इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा कि पीएलसी के बाद क्यों रिले की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें रिले लगाना पड़ता है, कहाँ हम रिले लगाएंगे, कहाँ हमें कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ हमें एसएसआर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ रिले कार्ड लगाना चाहिए, कहाँ ग्लास रिले लगानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपका काम सिर्फ प्रोग्रामिंग का नहीं होता। अगर आप कहीं पर आपका जॉब मिल गई है, आप काम करने के लिए गए हो या अपना खुद का काम आप कर रहे हो, तो आपका काम सिर्फ पीएलसी प्रोग्रामिंग का नहीं है। वो बंदा आपको टास्क देता है मशीन को चलाने का, कि आपको मशीन को अपराइट करके देना है या एक नई मशीन को आपको बना के देना है। अब उसके अंदर सिर्फ पीएलसी नहीं आती, ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम रोल रखती हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता और आपने ये गलत डिवाइस सेलेक्ट कर लिया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पीएलसी है, पीएलसी के बाद रिले लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, आप कोई भी पीएलसी देखोगे, मेरे पास जैसे भी ये सीमेंस की पीएलसी है, यहाँ पे इस पीएलसी की अगर आप रेटिंग चेक करोगे, यहाँ पे आपको रेटिंग दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आपको डिजिटल इनपुट डीआई लिखा हुआ है, ठीक है, 24 वोल्ट के। DQ6 आउटपुट है, रिले आउटपुट है, 30 वोल्ट DC, 250 वोल्ट AC, 2 एम्पियर। यहाँ पे देखिए रेटिंग लिखी हुई है। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये रेटिंग 2 एम्पियर। मतलब इसमें DI इनपुट है, डिजिटल इनपुट है, DO डिजिटल आउटपुट है, DQ सॉरी इसमें क्यू से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी डिटेल है इसकी। ये ऊपर CPU की डिटेल है, पावर सप्लाई की डिटेल है, ये इनपुट की डिटेल है। DI8 इनपुट हैं, 24 वोल्ट DC के 8 के 8 इनपुट हैं। DQ6 6 आउटपुट हैं, रिले टाइप आउटपुट है। 30 वोल्ट DC या 250 वोल्ट AC किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हो। बट करंट की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 2 एम्पियर है। मतलब कि ये जो यहाँ पे पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे जो आउटपुट आप लगाओगे, ये रिले आउटपुट दिया गया है, इसके अंदर सिर्फ आप 2 एम्पियर तक का लोड ऑपरेट कर सकते हो। कितना लोड ऑपरेट कर सकते हो? सिर्फ 2 एम्पियर तक का लोड ऑपरेट कर सकते हो। ये जो रेटिंग है, ये हर एक पीएलसी के अंदर रहती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीमेंस के अंदर रहती है, ये आपकी मित्सुबिशी के अंदर भी रहती है। मैं आपको मित्सुबिशी की पीएलसी भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास मित्सुबिशी की पीएलसी है, इसकी यहाँ पे ये रेटिंग दे रखी है। देखिए, ये इसका मॉडल है, ये इसकी इनपुट वोल्टेज है, ये आउट के लिए लिखा हुआ है। आउट मतलब कि जो ये वाई है, ये जो नीचे आउटपुट दे रखी है, इसकी कैपेसिटी क्या है वो यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ 0 30 वोल्ट DC, 240 वोल्ट AC, 2 एम्पियर। इसमें भी देखिए कितना है, 2 एम्पियर है। तो ऑलमोस्ट हर एक जो पीएलसी होती है उसके अंदर जो आउटपुट टर्मिनल है, इनकी जो लोड बेरिंग की कैपेसिटी है वो 2 एम्पियर होती है। अब अगर फील्ड में आपके साथ ऐसा है कि आपका जो लोड है, आप जो वाल्व वगैरह चला रहे हो, उसकी रेटिंग 2 एम्पियर से ज़्यादा है। जो बड़े बड़े न्यूमेटिक सोलेनोइड वॉल होते हैं, उनकी रेटिंग ज़्यादा होती है, 4 एम्पियर 6 एम्पियर की होती है। अब अगर आप उस वॉल को इस पीएलसी से डायरेक्ट चला दोगे तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनल जो आउटपुट है ये आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 एम्पियर की रेटिंग का है और आप चला रहे हो 6 एम्पियर की रेटिंग का, 4 एम्पियर की रेटिंग का, तो ये खराब हो जाएगा। तो एक तो रीज़न ये आ जाता है कि हम जो पीएलसी होती है, पीएलसी के बाद अपनी डायरेक्ट कोई भी आउटपुट फील्ड के अंदर ऑपरेट नहीं करते। हम या तो ग्लास रिले लगाते हैं, ठीक है, या रिले कार्ड लगाते हैं, या कॉन्टैक्टर लगाते हैं, या एसएसआर लगाते हैं। कहाँ कौन सा लगाते हैं वो 1 बाय 1 एप्लीकेशन में आपको बताता चलूंगा। तो लगेगी इनमें से कोई एक चीज लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कोई भी पीएलसी आपकी, जैसे मित्सुबिशी है, ये सीमेंस है, सभी के अंदर कितनी रेटिंग है? 2 एम्पियर की रेटिंग है। आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सभी में 2 एम्पियर ही रेटिंग मिलेगा आपको। अब आपको लोड ज्यादा चलाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। ये डिवाइसेस कैसे लगेंगे? मैं क्या करूंगा, जो ये पीएलसी है, इस पीएलसी से मैं इस रिले को चला लूंगा। इस पीएलसी से क्या करूंगा, मैं इस रिले को A1 A2 पे सप्लाई देके इस रिले को ऑन कर लूंगा और फिर इस रिले से अपना जो लोड है, जो सोलेनोइड वॉल है, 4 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, उसको ऑपरेट करूंगा। उसको ऑपरेट करूंगा तो क्या फायदा होगा? क्योंकि इसकी रेटिंग जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ 7 एम्पियर, 7 एम्पियर 30 वोल्ट DC और 7 एम्पियर 250 वोल्ट AC, मतलब कि 7 एम्पियर का लोड बियर कर सकती है। तो इस वजह से मैं इसको लगाऊंगा। यहाँ पे भी आपको देखिए क्लियर मेंशन दिखाई दे रहा होगा, 7 एम्पियर 250 वोल्ट AC, 5 एम्पियर
कि इसकी कोयल है और 7 एम्पियर 250 वोल्ट एसी तक ये लोड बियर कर सकती है। तो जब भी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि मेरे को पीएलसी की रेटिंग कम है और बड़ा लोड चलाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा, बीच में एक रिले को लगाऊंगा। अब इस रिले की भी एक लिमिट है, इस रिले की भी क्या एक लिमिट है, ये भी कितने तक है, 7 एम्पियर तक ही चला सकता है। अब अगर 7 एम्पियर से भी ज़्यादा आपका कोई करंट है, हम सेफ साइड सिर्फ ग्लास रिले से, इसको ग्लास रिले बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें जो ग्रीन वाली है ये डीसी है, ये जो रेड वाली है ये एसी है। हम ग्लास रिले से मैक्सिमम जो लोड चलाते हैं 5 एम्पियर सेफर साइड लेके चलते हैं कि अगर 5 एम्पियर का आपको कोई लोड है तो आप ग्लास रिले लगा दो। अगर 5 एम्पियर से आपको ज़्यादा लोड ऑपरेट करना है तो आपको ग्लास रिले के साथ नहीं जाना है, आपको इस कॉन्टैक्टर के साथ चले जाना है। इस कॉन्टैक्टर की रेटिंग और भी ज़्यादा होती है, यहाँ पे आप देखिए आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है, इसमें 220 वोल्ट, ठीक है, और ये सारा कुछ इसकी रेटिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसमें रेटिंग आपकी है ऑक्सिलरी 3NO 3SE ITH थ्रेशोल्ड जो दे रखा है वो आपको 6 एम्पियर का दे रखा है, ठीक है, और इसमें आपको 10 एम्पियर तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 220 वोल्ट पे 10 एम्पियर तक आपकी रेटिंग लेने वाली है। ये वोल्टेज दे रखी है इसने ऊपर, यहाँ पे 220 वोल्ट, 380 वोल्ट, 500 वोल्ट, 660 वोल्ट, तो और नीचे की तरफ इसने एम्पियर दे रखा है। तो इसमें जो आप चला सकते हो 10 एम्पियर तक का लोड चला सकते हो आप। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी से इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करेंगे। इस कॉन्टैक्टर में A1 A2 है और इस कॉन्टैक्टर से ये पीएलसी से ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और इस कॉन्टैक्टर से फिर आगे हम फर्दर अपना लोड चलाएंगे। तो ये हमारे लोड के अकॉर्डिंग रहता है। एक रेटिंग तो हमारी रहती है लोड की कि क्यों हमें पीएलसी के बाद ग्लास रिले, कॉन्टैक्टर या एसएसआर वगैरह लगाने पड़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा आइसोलेशन का। अब देखिए क्या है, ये जो पीएलसी है हमारे पास, इस पीएलसी के अंदर ये जो आउटपुट है ये इसके कार्ड के ऊपर ही माउंट है। ये जो आउटपुट है सारे, इसके अंदर एक इंटरनल सर्किट है इसका, उसी के अंदर ये सारा कुछ लगा हुआ है। अब मान लीजिए आपने रिले नहीं लगाया, आपका जो रेटिंग था लोड का, जो आप वाल्व चला रहे थे वो 1 ही एम्पियर का था, वो आपका कितना था, 1 ही एम्पियर का था। तो आपने देखा कि पीएलसी तो 2 एम्पियर की करंट की रेटिंग लेती है, मेरे को रिले लगाने की क्या जरूरत है, मैं 1 एम्पियर का मेरा लोड है, मैं आउटपुट से डायरेक्ट चला देता हूँ। आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस केस के अंदर, ठीक है, चलेगी मशीन बढ़िया। बट अगर इन केस बाय चांस आपने जो लोड लगाया उसके अंदर शॉर्टिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट हो गया या खुद उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई और उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी ये आउटपुट भी खराब हो जाएगी जिससे आपने ऑपरेट कर रखा होगा। मान लीजिए उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चांस है कि आपकी जो पीएलसी की आउटपुट है वो भी खराब हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए भी एक आइसोलेशन देने के लिए कि फील्ड के अंदर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो या हमारा ओवर करंट चला जाए या XYZ कुछ भी रीजन की वजह से हमारा करंट बढ़ जाए या हमें प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी पीएलसी की आउटपुट ना खराब हो, हम पीएलसी से रिले या कॉन्टैक्टर चला लें, वो जो शॉर्ट सर्किट या लोड का इफेक्ट है वो इस कॉन्टैक्टर तक ही सीमित रह जाए, ये खराब हो, हमारी आउटपुट ना खराब हो। क्योंकि अगर आउटपुट खराब होगी तो आप देखिए अगर पीएलसी में दूसरी आउटपुट स्पेयर में तो चेंज कर दोगे, कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी टास्क है। बट अगर आउटपुट स्पेयर में नहीं है और मशीन को चलाना है तो फिर एक आईओ कार्ड लगाना पड़ जाएगा, और एक आईओ कार्ड डिजिटल अगर आप 8 का भी लोगे तो 5-6 हज़ार रुपये का आईओ कार्ड आता है, तो खर्चा बढ़ जाएगा बिना बात का, ठीक है। और दूसरा नुकसान, पीएलसी भी खराब हो सकती है। और इस केस के अंदर क्या है, अगर ये रिले खराब होगी, इस रिले को आपको ऐसे निकालना है, इस रिले को आपको निकाल देना है ऐसे और दूसरी रिले को लगा देना है। ये 200-300 रुपए की रिले आती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी हम बीच में क्या करते हैं, रिले या कॉन्टैक्टर को लगाते हैं। पीएलसी के बाद हम डायरेक्ट अपनी फील्ड के अंदर आउटपुट नहीं चलाते, हम पीएलसी से कॉन्टैक्टर या रिले चलाते हैं। 2 रीज़न, एक तो लोड का, करंट कैरिंग कैपेसिटी पीएलसी में कम होती है, दूसरा सेफ्टी के लिए, अगर फील्ड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हो जाए उसका जो इफेक्ट है वो पीएलसी के आउटपुट पे ना जाए, पीएलसी की आउटपुट खराब ना हो, यहीं पे रह जाए, उसलिए हम लगाते हैं। तो एक तो हो गया लोड की रेटिंग, दूसरा हो गया आइसोलेशन फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो ये एक रीजन रहता है कि पीएलसी से हमें आउटपुट डायरेक्ट ना चला के रिले या कॉन्टैक्टर लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी कि पीएलसी से जब हमें कोई भी मशीन में हम पीएलसी लगाते हैं तो पीएलसी के साथ हम क्या यूज़ करें, रिले कार्ड यूज़ करें, ये वाली ग्लास रिले यूज़ करें, या कॉन्टैक्टर यूज़ करें, या एसएसआर यूज़ करें। ये सिलेक्शन कैसे होता है, देखिए अगर आपके जो लोड हैं वो नॉर्मल लोड है और आपका जो ऑन ऑफ टाइम है स्विचिंग का वो ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, मान लीजिए कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिसमें एक साइकिल के अंदर आउटपुट 20-20 बार ऑन ऑफ होती है कि आपने एक साइकिल चला दिया, एक जो आउटपुट आपकी Y0 आउटपुट है वो 20 बार ऑन ऑफ होगी। तो ये जो रिले कॉन्टैक्टर होते हैं इनकी एक लाइफ होती है स्विचिंग के ऊपर भी, कि आपका एक टाइम रहता है, इनमें लिमिटेड स्विचिंग मिलती है कि आपको 1 लाख स्विचिंग मिल सकती है,
3 लाख स्विचिंग मिल सकती है, उसके बाद ये दिक्कत करने लग जाएंगे। जरूरी नहीं है दिक्कत करें, चल सकते हैं सालों, बट एक लाइफ डिसाइड है कि इतनी लाइफ तक ये सुमित ऑपरेशन देगा, उसके बाद इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अगर ऐसी एप्लीकेशन है आपकी कि आपकी जो स्विचिंग है बहुत ज़्यादा है, ऑन ऑफ होगा बहुत बार, तो आपको चूज करना है ग्लास रिले को। आपको किसको चूज करना है? ग्लास रिले को एज कंपेयर टू रिले बोर्ड। जो रिले बोर्ड होता है ये भी रिलायबल होता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बट इसकी जो लाइफ होती है वो इस ग्लास रिले के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। अगर ये ग्लास रिले आपकी जो मान लीजिए स्विचिंग बहुत ज़्यादा है, आपका ये ग्लास रिले इससे दुगना चल जाएगा, ये आधे में ही आपका प्रॉब्लम करने लग जाएगा। इसके जो रिले के कॉन्टैक्ट है वो प्रॉब्लम करेंगे, रिले कार्ड के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो रिले के जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे जो रिले दिखाई दे रही है ये प्रॉब्लम करने लग जाएगा, इसके एनओएनसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आपकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या यूज़ करना है? ये ग्लास रिले यूज़ करने हैं, रिले कार्ड यूज़ नहीं करने। अगर आपके पास आउटपुट बहुत ज़्यादा है और स्विचिंग भी बहुत आपकी कम है, मतलब आपने साइकिल चलाया, मान लीजिए जैसे प्रेस मशीन है, प्रेस मशीन आपने देखा, प्रेस मशीन का ऑपरेशन सिंपल सा होता है कि आएगी प्रेस करके चली जाएगी। अब उसमें जो प्रेस मशीन का सिलेंडर है वो एक साइकिल में एक ही बार डाउन होगा, एक ही बार अप होगा, तो आउटपुट कितनी बार ऑन होगी? सिर्फ एक बार ऑन होगी अप की, एक बार ऑन होगी डाउन की, एक साइकिल में एक ही बार आउटपुट ऑन हो रही है। तो आप ग्लास रिले भी लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि आउटपुट की जो स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। और अगर कहीं ऐसी मशीन होती कि वो 20 बार ऑन होती तो आपको किसको लगाना है? ग्लास रिले को लगाना है। क्यों? क्योंकि स्विचिंग ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा रिलायबल होता है, रफ एंड टफ होता है, इसमें हमें लाइफ ज़्यादा मिलती है, इसमें लाइफ हमें कम मिलती है। अब अगर इस तरीके का है कि आपको कॉम्पैक्ट पैनल बनाना है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑन ऑफ की वो भी कम है, तो आप रिले कार्ड के साथ जाओगे। रिले कार्ड कब लगाओगे? जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ की कम होगी, पैनल को छोटा बनाना होगा, आप रिले कार्ड लगाओगे, वायरिंग आपको कम करना चाहते हो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर तो आपको ग्लास रिले लगाना है, नहीं इन रिले के अंदर आप बार बार दिक्कत आएगी, आपको बार बार दिक्कतों को इन रिले को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से रिले चेंज हो जाती है, ग्लास इसमें रिले कार्ड के अंदर इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका तो क्राइटेरिया हो गया, ये कब लगाना है? जब फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ की ज़्यादा नहीं है तब लगाना है, ये तब लगाना है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और 5 एम्पियर तक लोड है तभी ये दोनों लगाने हैं। 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड है, अगर 5 एम्पियर तक लोड है तो ये लगेंगे, अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा लोड है तो आपको ग्लास रिले को छोड़ के कॉन्टैक्टर की तरफ चले जाना है, आपको कॉन्टैक्टर ही लगाना है, फिर आपका कॉन्टैक्टर ही काम करेगा। ये ग्लास रिले आपके काम नहीं करेंगे, बार बार आपके बर्न होते रहेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट है इनके यहाँ पे ये बर्न हो जाते हैं। तो आपको 5 एम्पियर से ज़्यादा तो किसके साथ जाना है? कॉन्टैक्टर के साथ जाना है। 5 एम्पियर से नीचे तो ग्लास रिले को यूज़ कर सकते हो। इसको ग्लास रिले इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी बॉडी ग्लास जैसी है, ये भी ग्लास रिले ही है, ये भी ग्लास रिले है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये रिले कार्ड है। ये रिले कार्ड है, एक कार्ड के ऊपर ग्लास रिले को माउंट कर रखा है, इसलिए रिले कार्ड इसको बोलते हैं। तो रिले कार्ड के अंदर भी हमेशा ग्लास रिले होती हैं। ग्लास रिले को 5 एम्पियर तक यूज करना है, 5 एम्पियर से ज्यादा है आपको कॉन्टैक्टर को लगाना है। अब बच जाते हैं ये दो डिवाइसेस, एसएसआर ऐसे भी आते हैं, एसएसआर ऐसे भी आते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एसएसआर का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है जहां पे आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है। इनकी जो स्विचिंग होती है वो इस एसएसआर के मुकाबले बहुत ही स्लो होती है। एसएसआर का जो स्विचिंग टाइम होता है वो विद इन मिली सेकेंड होता है। तो आपको जहाँ पे भी बहुत तेज स्विचिंग करनी है आपको वहाँ पे एसएसआर लगाना है। एसएसआर की रेटिंग एसएसआर के ऊपर मेंशन रहती है। आप पीएलसी से पहले अपनी एसएसआर को ऑपरेट करोगे यहाँ पे A1 A2 से, और यहाँ पे फिर ये जो एनो कॉन्टैक्ट दे रखा है देखिए L1 T1 लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने लोड को ऑपरेट करोगे। तो इसकी रेटिंग यहाँ पे दे रखी है, देखिए लोड 50 से 60 हर्ट्ज, AC 240 वोल्ट 15 एम्पियर। तो ये एसएसआर कितने एम्पियर तक का लोड बियर कर सकती है? 15 एम्पियर तक का लोड बियर कर सकती है। तो जहां पे 15 एम्पियर तक का लोड है वहां पे ये ओमरोन की एसएसआर आपके काम आ जाएगी, आप इसको लगा सकते हो। ये इसकी A1 A2 है, यहाँ पे सप्लाई आएगी, एसएसआर ऑन होगा, यहाँ पे इसके एनओ से आगे आप फर्दर लोड को चलाओगे। तो जहां पे आपको हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट है, हाई स्पीड स्विचिंग कहां पे? मान लीजिए आपने किसी मशीन के अंदर हीटिंग की एप्लीकेशन लगाई है, आपने हीटर लगा रखे हैं और हीटर से आप टेम्परेचर एक कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री मेंटेन हो। वो कितना मेंटेन हो? 200 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब अगर आप कॉन्टैक्टर लगा दोगे तो मान लीजिए आपने क्या किया, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बना दिया या एक पीआईडी लगा लिया और आपने एक थर्मोस्टेट या थर्मोकपल लगाया जहां पे भी आप टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हो। वहां पे उस थर्मोकपल ने फीडबैक दिया पीएलसी को, पीएलसी ने जैसे ही 250 टेम्परेचर हुआ, या पीआईडी आपने लगा रखा है, पीआईडी पे जैसे ही फीडबैक आया कि 250 टेम्परेचर हुआ,
होगा वो हीटर को क्या करा देगा, बंद करा देगा इस कॉन्टैक्टर की सहायता से। अब मान लीजिए हीटर जैसे ही बंद हुए, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी होती है। ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे ही ये कॉन्टैक्टर बंद होगा, आपके हीटर बंद हुए तो टेम्परेचर 250 डिग्री आपका पहुंचा है तो वो 250 डिग्री वहीं रुक जाएगा। वो हीट कर रहे होंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो हो सकता है आपका 251, 252, 253, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 255 भी पहुंच जाए या 252 पे पहुंचे, बट ये श्योर है कि वो 250 पे नहीं रुकेगा, वो एक उससे ऊपर पीक लिमिट पे जाएगा अपनी। वो 250 पे बंद हुआ तो मान लीजिए 252 पे पहुंचा, फिर 252 के बाद वो डाउन आना स्टार्ट होगा, 252 के बाद वो डाउन आएगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 250 की, पहुंच गया कितना, 252। आपने कॉन्ट्रैक्टर को 250 पे बंद करवा दिया था, बट हीट फिर भी कितनी पहुंच गई, 252 पे पहुंच गई। अब जैसे ही 250 आएगा फिर से, या 250 से नीचे कॉन्टैक्टर ऑन होगा, 249 आएगा, 249 पे आते ही आपकी पीएलसी फिर से कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी तो आपका हीटर ऑन होगा। अब हीटर ऑन होते ही ऐसा तो होगा नहीं कि जैसे ही हीटर ऑन हुआ वैसे ही 249 से वो 250 हो जाएगा। वो जितना उसको डाउन जाना है, जितना अंदर डाउन चला गया होगा, वो 248 भी जा सकता है, 245 भी जा सकता है, और हो सकता है कि वो 249 से भी स्टार्ट हो जाए, तो वो वहां से स्टार्ट होगा फिर 250 जाएगा। 250 पे जैसे ही ये बंद होगा फिर से पीएलसी उसको हीटर को बंद करेगी, फिर से वो 252। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना था 250, बट आपका मेंटेन कितना होगा, 248, 252 या 243, 200 आपका 47, 253 आपकी टॉलरेंस आ जाएगी। आप इससे फिक्स नहीं मेंटेन कर सकते। अगर आपको फिक्स टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आप हीटर के साथ लगाओगे एसएसआर। क्यों, क्योंकि देखिए इसका अपना खुद का स्विचिंग टाइम है, आप इसको कितनी भी बार ऑन ऑफ करोगे इसका खुद का स्विचिंग टाइम है, और इसको अगर जल्दी जल्दी स्विच करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट कई बार फेल कर जाते हैं। एसएसआर क्या होता है, एसएसआर सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल स्विचिंग नहीं होती। जैसे इसके अंदर मैकेनिकल स्विचिंग है, इसके अंदर ऐसी कोई भी स्विचिंग नहीं रहती, इसलिए हम एसएसआर का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें प्रिसाइज हीटिंग की एप्लीकेशन की जरूरत रहती है, हीटर वगैरह, या हाई स्पीड हमें आउटपुट को ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पे हम एसएसआर लगाएंगे। अब अगर इसकी जगह हम एसएसआर लगा देंगे तो क्या होगा, एसएसआर क्या, हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस है, कोई मैकेनिकल स्विचिंग नहीं है। पीएलसी क्या करेगा, पीएलसी के पास अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे पीआईडी का, जैसे ही 250 आएगा तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी को ऑन ऑफ की करने को थोड़ा सा स्लोली ऑन ऑफ करेगा हीटर को, तो जिससे वो 250 भी मेंटेन कर देगा। जैसे ही 250 से नीचे जाएगा, जाने लगेगा, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को इसको ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा, ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवा के हम अपने टेम्परेचर को 250 मेंटेन कर लेंगे। जहां पे हमें 2-3 का टॉलरेंस मिल रहा था, वहां पे एसएसआर की सहायता से हम अपने टेम्परेचर को 250 डिग्री प्रिसाइजली मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि एसएसआर के अंदर हाई स्पीड स्विचिंग होती है। पीआईडी की सहायता से हम अपनी हाई स्पीड स्विचिंग को परफॉर्म करेंगे और एसएसआर उसको फील्ड में एग्जीक्यूट करेगा और हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वैसे टेम्परेचर का कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है हाई स्पीड स्विचिंग की, जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट आ रही है वहां पे आप क्या यूज करोगे, एसएसआर यूज करोगे। जहां पे हाई स्पीड स्विचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, करंट 5 एम्पियर से ज्यादा है, कॉन्टैक्टर को यूज करोगे। करंट 5 एम्पियर से कम है और फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है ऑन ऑफ होने की, ये वाली ग्लास रिले लगाओगे। करंट 5 एम्पियर और 5 एम्पियर से कम है, फ्रिक्वेंसी ऑन ऑफ होने की कम है, ग्लास रिले लगाओगे। तो ये रहता है सिलेक्शन किसी भी मशीन के अंदर कि इनमें से कौन सा लगाना है। आपको कोई भी देखने को मिल सकता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी एप्लीकेशन कहाँ पे सूटेबल है। ये जब हम काम करते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, देखते हैं, तो एक्सपीरियंस से चीज़ें आती हैं। हम बहुत सारी मशीनों में देखते हैं कि ऑन ऑफ होता है तो ये ग्लास रिले बहुत जल्दी जल्दी खराब होते हैं, तो उसकी जगह हम ये वाले रिले लगा देते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। कई जगह ऐसा होता है कि करंट की रेटिंग ज़्यादा होती है तो बार बार टर्मिनल चलते हैं, उसकी जगह हम कॉन्टैक्टर लगा देते हैं तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाती है। वो प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअल में, वो प्रॉब्लम बनाई गई थी रॉन्ग सिलेक्शन की वजह से। किसी बंदे ने स्टार्टिंग में रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया हार्डवेयर का, तो वो प्रॉब्लम आने लगी। अगर उसको पहले ही पता था कि इतनी रेटिंग है, ये प्रॉब्लम करेगा, उसको ये बात पता होती तो वो सही रेटिंग का डिवाइस लगाता और वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आप सही सिलेक्शन करोगे अपना हार्डवेयर का, तो आपका जो सिस्टम है वो सही हेल्दी काम करेगा और पूरा प्रॉपर चलेगा। अब इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ, ये ग्लास रिले है। मैंने आपको बताया था इस रिले कार्ड के अंदर रिले चेंज हो गया तो इस रिले को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये ग्लास रिले है, इस ग्लास रिले में ग्लास रिले खराब होगी तो इस ग्लास रिले को चेंज कर सकते हो। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के अंदर भी बहुत बार कोयल खराब हो जाती है, तो हमारे पास कोयल भी आती है मार्केट में, बहुत सारे बंदों को पता नहीं होता। इस तरीके से कोयल आती हैं। ये कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा यहाँ से और इसके अंदर ये जो कोयल है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये कोयल आती है अलग से एक्सटर्नल, इस तरीके
तरीके से मार्केट में, तो आप कोयल को रिप्लेस कर सकते हो अगर आपकी कॉन्टैक्टर की कोयल में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आपको इसमें ईजी भी मिल जाता है कि आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसको पार्ट को भी रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कॉन्टैक्टर की जो कोयल है उसको रिप्लेस करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट में फ्रेशर बंदे जाते हैं, 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आपसे इन सारे डिवाइसेस के बारे में पूछ लेते हैं कि अलग अलग क्यों है, कहाँ पे कौन सा लगाते हैं, क्या किसकी फंक्शनिंग रहती है, कैसे कैसे हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप PLC और HMI VFD इन डेप्थ में सीखना चाहते हो, आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो हमारा 3,500 रुपये में मात्र ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप उसके अंदर जुड़ सकते हो जिसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल की फैसिलिटी दी जाती है और आप और भी चीज़ बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। थैंक यू।